नमस्कार, मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे दौर में जी रहे हैं, एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर यदि आपको कुछ इतिहास की जानकारी प्राप्त करनी हो, जहां पर कोई ऐतिहासिक तथ्य आपको प्राप्त करना हो, तो किसी स्कूल, किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज, कोई इतिहास की किताब, ये सब पढ़ने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यदि आपको इतिहास की जानकारी प्राप्त करनी है तो आपके पास केवल व्हाट्सएप होना चाहिए और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। नहीं तो कोई बायोपिक बना देगा, कोई फिल्म बना देगा और उसको नाम दे देगा इतिहास के ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। तो आजकल देश की जनता को इतिहास की जानकारी या तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिल रही है या तो फिल्मों के माध्यम से मिल रही है। इतिहास की किताब पढ़ने की आजकल बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बात बोल क्यों रहा हूं। तो दोस्तों, आजकल बायोपिक्स का दौर चल रहा है। कोई भी आता है, किसी के ऊपर मुंह उठा के बायोपिक बना देता है और देश की जनता उसे सच मानने लगती है। देश की जनता उसे ऐतिहासिक तथ्य मानने लगती है और देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यह हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसी किसी भी भ्रामक चीज का पर्दाफाश करें और देश की जनता को जितना हो सके उतनी सच बात पहुंचाने का काम करें। आज दोस्तों, एक ऐसी बायोपिक के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। इसका नाम है शेर सिंह राणा। स्क्रीन के ऊपर आपको ये फोटो नजर आ रही होगी। इसी शख्स का नाम है शेर सिंह राणा और इसी शख्स के ऊपर फिल्म बन रही है। फिल्म के कंटेंट के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं दूसरी चीज आपको दिखाना चाहता हूं। इस फोटो को देखिए, इसका नाम है फूलन देवी। इनके ऊपर भी एक बायोपिक बनी है जिसका नाम था बैंडेड क्वीन और ये भी इसी हिंदू धर्म से आती हैं। लेकिन इनकी गलती क्या थी? इनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि ये इसी हिंदू धर्म की नीच जाति माने जाने वाली निषाद जाति से आती थी और सिर्फ इसी गलती के चलते इन्हीं के गांव के राजपूत जाति के बहुत सारे लोगों ने इनके साथ बलात्कार किया और तब तक बलात्कार किया जब तक ये बेहोशी की हालत में नहीं चली गई। इनकी इज्जत को लूटा गया, इनकी अस्मिता को लूटा गया, लेकिन किसी ने भी इनकी मदद करने का काम नहीं किया। इतने से भी इन जालिमों का पेट नहीं भरा तो उन्होंने जानते हैं इसके साथ क्या किया? फूलन देवी को पूरे गांव के अंदर नंगा करके दौड़ाया गया। बैंडेड क्वीन में इस दृश्य को दिखाया गया है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो आप देखिए कितनी ज्यादा हैवानियत इसी हिंदू धर्म की एक जाति ने एक निषाद जाति की महिला के साथ की है। मैं फूलन देवी की बात इसीलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि इसी फूलन देवी की हत्या इस शेर सिंह राणा ने की थी जिसके ऊपर बायोपिक बन रही है। हालांकि बाद में शेर सिंह राणा अपने बयान से पलट गया। जब इसने हत्या की उसके बाद इसने सरेंडर किया और बयान दिया कि हाँ, इसने ही फूलन देवी की हत्या की है, लेकिन बाद में अपने बयान से ये पलट गया और जो भी पॉलिटिकल ताकतें थी, राजपूत जाति के जितने बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने इस काम में यानी शेर सिंह राणा को बचाने के लिए पूरा प्रयास किया और इसीलिए दोस्तों आज ये इतना बड़ा शख्स बन गया है कि ये अपनी एक राजनीतिक पार्टी चलाता है। आप सोच कर देखिए दोस्तों, इस देश की सांसद रही हैं फूलन देवी। सरेआम फूलन देवी की हत्या कोई शख्स कर देता है और इस देश के अंदर खुलेआम घूमता है, एक राजनीतिक पार्टी बना लेता है और अब इसी शेर सिंह राणा को एक फिल्म के अंदर हीरो की तरह दर्शाया जा रहा है। और इसने फूलन देवी की हत्या क्यों की थी? क्योंकि फूलन देवी बाद में डाकू बन गई और डाकू बनने के बाद उन्होंने राजपूत जाति के 22 लोगों को खड़ा करके एक ही गांव में गोलियों से भून दिया था। और ऐसा बताया जाता है कि शेर सिंह राणा इस चीज से आहत हो गया था। लेकिन शेर सिंह राणा इस चीज से आहत हो गया कि उसके जाति के लोगों की हत्या फूलन देवी ने की, लेकिन इस चीज से आहत कोई भी नहीं हुआ कि राजपूत जाति के कई सारे लोगों ने मिलकर फूलन देवी के साथ
बलात्कार किया। सिर्फ बलात्कार ही नहीं किया, सामूहिक बलात्कार किया। और अब ऐसे शख्स शेर सिंह राणा के ऊपर इस देश के अंदर फिल्म बनने जा रही है। निषाद जाति के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि क्या तुम्हारा ज़मीर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, पूरी तरह से मर चुका है कि तुम्हारे समाज की एक बहन बेटी के साथ इतना ज़्यादा दुष्कर्म किया गया, जिसने उसकी हत्या की, इस देश के अंदर उसके ऊपर फिल्म बन जाती है, उसको हीरो बनकर दिखाया जाता है, लेकिन निषाद जाति के लोग इसका 1% भी विरोध करने का काम नहीं करते हैं। ऐसे समाज को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। इस फिल्म में क्या दिखाया गया है? इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि शेर सिंह राणा तिहाड़ जेल से भाग जाता है, भागने के बाद अफगानिस्तान जाता है और वहां से पृथ्वीराज चौहान जी की कब्र से उनकी अस्थियों को भारत में लेकर आता है। और कुल मिलाकर इस फिल्म के अंदर शेर सिंह राणा की इसी जर्नी को दिखाया गया है। और शेर सिंह राणा की इसी कहानी को लेकर राजपूत जाति के लोग बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि कैसे एक शख्स ने तिहाड़ जेल, जो कि बहुत ही मजबूत जेल मानी जाती है, बहुत ही सुरक्षित जेल मानी जाती है, उस जेल से भाग गया एक बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में और अफगानिस्तान जाकर वहां से पृथ्वीराज चौहान जी की कब्र से अस्थियों को भारत में लेकर आ गया। अगर दोस्तों शेर सिंह राणा ने यह हकीकत में काम किया होता तो मैं भी गौरवान्वित महसूस करता, लेकिन यह पूरी तरह से एक झूठा तथ्य है, क्योंकि ना तो आज तक भारत की सरकार ने इसकी पुष्टि की है और ना ही अफगानिस्तान की सरकार ने इस चीज़ की पुष्टि की है, और ना ही जिन अस्थियों को शेर सिंह राणा भारत में लेकर आया, किसी भी सरकारी संस्थान, किसी भी पुरातात्विक विभाग ने उन अस्थियों की जांच की है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि ये अस्थियां आखिर कितने साल पुरानी हैं। तो ये तो टेक्निकल बात थी, इन सारी चीज़ों का जवाब किसी के पास नहीं है। एक शख्स आता है, कोई झूठी कहानी गढ़ता है और देश की जनता उसे सच मान लेती है। ऐसी एक झूठी कहानी पृथ्वीराज चौहान जी की मृत्यु के बारे में भी गढ़ी गई है, जिसे हमारे देश की जनता सच मान चुकी है, जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक झूठ है। और ऐतिहासिक सच क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई है, तो आप लोग इसका क्या जवाब देंगे? इसका जवाब वही होगा जो पहले मैं भी जानता था और मैं भी मानता था। और कभी भी पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती आती है तो राजपूत जाति के लोग और हमारे देश के बड़े बड़े नेता उसी ऐतिहासिक झूठ को प्रचारित और प्रसारित करने का काम करते हैं। पृथ्वीराज चौहान जी की मृत्यु के विषय में यह बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी अपने साथ अफगानिस्तान लेकर गया। वहां पर पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखों को फोड़ दिया गया, जिसके बाद उनके मित्र और दरबारी कवि चंद्र बरदाई ने मोहम्मद गोरी से कहा कि हे महाराज, आप पृथ्वीराज चौहान जी को ऐसे क्यों मारना चाहते हैं? पृथ्वीराज चौहान जी के पास शब्द भेदी बाण चढ़ाने की कला है, उनको मारने से पहले कम से कम आप इनकी कला तो देख लीजिए। और मोहम्मद गोरी चंद्र बरदाई की इन बातों में आ जाता है, जबकि चंद्र बरदाई का यह पूरी तरह से मोहम्मद गोरी को मारने का षड्यंत्र था। तो चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान के सामने एक संस्कृत के अंदर श्लोक पढ़ता है, जिसको काफी ज्यादा प्रचारित किया जाता है। और ये श्लोक कुछ इस प्रकार है: 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इन पंक्तियों के माध्यम से चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान जी को यह बता दिया कि मोहम्मद गोरी कितनी दूरी पर बैठा है, कितने गज की दूरी है, कितनी ऊंचाई पर बैठा है। ये सारी चीजें चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान जी को बता दी। चूंकि पृथ्वीराज चौहान जी शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे, तो पृथ्वीराज चौहान जी ने उस कविता के अनुसार निशाना लगाया और मोहम्मद गोरी को निशाना वो ठीक जाकर लग गया, जिसके बाद मोहम्मद गोरी की मौत हो गई। उसके बाद वहां पर जितने भी लोग थे, यानी मोहम्मद गोरी के जितने भी लोग थे, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान और चंद्र बरदाई को मार दिया। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर इस बात की जानकारी देश को, लोगों को हुई कैसे? तो इतिहास की किताबों को पढ़ने पर यह मालूम चलता है
कि इस बात की जानकारी सबसे पहले चंद्रबरदाई ने एक किताब लिखी थी पृथ्वीराज रासो, उस पृथ्वीराज रासो से होती है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि जब चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान अफगानिस्तान के अंदर ही मर चुके थे तो आखिर यह कहानी लिखी किसने? चंद्रबरदाई तो वहीं पर मर चुका था, तो चंद्रबरदाई ने यह कहानी कैसे लिख दी? अब मरने के बाद उसके भूत ने जाके ये कहानी तो नहीं लिखी होगी। तो यहां से ये कहानी पूरी तरह से झूठ साबित नजर आती है और यही कहानी देश के अधिकतर लोगों को पता भी है और हमारे जो राजपूत जाति के भाई हैं वो इसी कहानी को लेकर बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस भी करते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ से ये तर्क आता है कि दरअसल चंद्रबरदाई ने पूरी किताब तो लिखी है, लेकिन जो ये पर्टिकुलर कहानी है इस कहानी को उनका बेटा है जलहन, उस जलहन ने ये पूरी कहानी लिखी है। लेकिन दोस्तों जब ये लोग इस तरह का तर्क देते हैं तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर जलहन को ये पूरी सारी कहानी बताई किसने? अब आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है ये बताने की कोशिश करेंगे कि हो सकता है भाई वहां पर अफगानिस्तान में जितने भी लोग हों उन लोगों ने बताई होगी जलहन को। लेकिन फिर दूसरा तर्क ये आता है कि वहां पर तो किसी को संस्कृत आती ही नहीं थी, और जब संस्कृत आती ही नहीं थी तो उन्होंने चंद्रबरदाई ने जो संस्कृत में कविता कही उस कविता को कैसे बता दिया और जलहन ने अपनी किताब में उस कविता को लिखा कैसे? तो दोस्तों ये सारे तर्कों के माध्यम से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पूरी की पूरी फर्जी कहानी है। ये तो हमने तर्कों के माध्यम से कहा, लेकिन दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं सिर्फ ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं। हमारे देश के जितने भी इतिहासकार हैं, कोई भी इतिहासकार इस कहानी को सच नहीं मानता है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो के अलावा इस प्रकार की कहानी किसी और स्रोत में हमें देखने को नहीं मिलती है। तो अब आप सोचेंगे कि आखिर पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई कैसे? तो मैं आपको इतिहास के पन्नों में जो बातें उनके बारे में दर्ज हैं, उनकी मृत्यु के विषय में दर्ज हैं, वो आपको बताने की कोशिश करता हूं। हमीर महाकाव्य नाम का एक लेख है जो नयचंद्र सूरी नाम के एक इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखा है। और उन्होंने हमीर काव्य में क्या लिखा है? हमीर काव्य में नयचंद्र सूरी ने कहा है कि तराइन के दूसरे युद्ध की समाप्ति के बाद मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में पराजित कर दिया और उन्हें बंदी बना लिया, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी। यह हमीर महाकाव्य में नयचंद्र सूरी ने लिखा है। दूसरा स्रोत है विरुद्ध विधि ध्वंस करके, और इसमें यह बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान जी की मृत्यु युद्ध स्थल में ही युद्ध लड़ते लड़ते हो गई थी। तीसरा तथ्य बताया गया है पृथ्वीराज प्रबंध नाम की एक किताब है, उस किताब में, और उस किताब के अनुसार यह कहा गया है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने कैदी बना लिया था। कैदी बनाने के बाद वो अजमेर लेकर चला गया और अजमेर में पृथ्वीराज चौहान को कैद करके उनके सामने सिंहासन लगाकर मोहम्मद गोरी पूरा राजपाट चलाता था। और ये बात पृथ्वीराज चौहान को अपमानजनक लगती थी, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपने मंत्री प्रताप सिंह से कहा कि वो धनुष बाण की व्यवस्था कराएं जिससे वो मोहम्मद गोरी की हत्या कर सकें। प्रताप सिंह ने पृथ्वीराज चौहान को धनुष बाण तो उपलब्ध करवा दिए, लेकिन उसके साथ ही साथ मोहम्मद गोरी को भी उसने इस बात की जानकारी दे दी, जिसके बाद मोहम्मद गोरी ने एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदवाया और उस गड्ढे में पृथ्वीराज चौहान जी को फेंक दिया और ऊपर से पत्थरों की बारिश कर दी, और इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान जी की मृत्यु हो गई। ऐसा पृथ्वीराज प्रबंध नाम की किताब में लिखा हुआ है। इसके अलावा जो उस वक्त के कवि थे, उस वक्त के लेखक थे, यानी समकालीन जो लेखक थे, कवि थे, उन्होंने, जिनका नाम है ताज उल मासिर हसन निज़ामी, ताज उल मासिर हसन निज़ामी, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है। उनका भी ये कहना है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान जी को कैद कर लिया था और कैद करने के बाद उनकी हत्या कर दी थी। यानी अधिकतर जो तथ्य इतिहास के अंदर मिले हैं उनमें इसी बात को ज़्यादा पुष्टि की गई है कि पृथ्वीराज चौहान जी की हत्या कर दी गई थी मोहम्मद गोरी के द्वारा कैद करने के बाद।
ऐसे ही एक इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा जी हैं। गोपीनाथ शर्मा जी एक इतिहासकार हैं भारत के, और उन्होंने राजस्थान का इतिहास नाम की किताब है, पृष्ठ संख्या 138। उन्होंने क्या किया है, जितने भी ऐतिहासिक स्रोत हैं उन सब की आपस में तुलना की है, और उन्होंने ये पाया कि अधिकतर स्रोतों के अंदर इस बात को ज़्यादा प्रामाणिक माना गया है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने कैद कर लिया और कैद करने के बाद उनकी हत्या कर दी। और इस बात को साबित करने के लिए गोपीनाथ शर्मा जी कुछ तथ्य भी देते हैं। गोपीनाथ शर्मा जी कहते हैं कि उस दौरान जब मोहम्मद गोरी का शासन था, उस दौरान के कुछ सिक्के प्राप्त होते हैं। उन सिक्कों के अंदर एक तरफ पृथ्वीराज चौहान की फोटो होती है और दूसरी तरफ मोहम्मद सांब की फोटो होती है। और उस समय में ऐसा माना जाता था कि जिस दूसरे तरफ अगर किसी की फोटो है तो उसको आश्रित शासक बनाकर कोई शासन कर रहा है। तो वो इस बात से बताना चाहते हैं कि ये बात ज़्यादा प्रामाणिक है कि हो सकता है पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने आश्रित शासक बनाया होगा, जिससे पृथ्वीराज चौहान जी को अपमानित महसूस लगा होगा, और फिर उसके बाद पृथ्वीराज चौहान जी ने षड्यंत्र रचा होगा मोहम्मद गोरी को मारने का, जिसका पता मोहम्मद गोरी को लग गया होगा, जिसके बाद उसने पृथ्वीराज चौहान जी की हत्या करवा दी होगी। और अपनी इसी बात को साबित करने के लिए गोपीनाथ शर्मा जी कहते हैं कि बाद में ऐसे भी सिक्के प्राप्त हुए हैं जिनमें एक तरफ पृथ्वीराज जी के पुत्र थे गोविंद राज, उनकी फोटो मिलती है, और दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी की फोटो मिलती है। यानी मोहम्मद गोरी ने जो पृथ्वीराज चौहान जी का पुत्र है गोविंद राज, उसको भी आश्रित शासक बनाया था। तो दोस्तों, जो भी ऐतिहासिक तथ्य है, इतिहास के पन्नों में जो भी इतिहास दर्ज है, उनमें से किसी इतिहासकार ने जो चंद्रबरदाई द्वारा जो कहानी रचित है कि मोहम्मद गोरी को लेकर गए, वहाँ पे उनकी आंखें फोड़ दी, जिसके बाद शब्द भेदी बांध पृथ्वीराज चौहान जी ने चलाया, इस पूरे कहानी को सारे इतिहासकार फर्जी मानते हैं। इस कहानी को कोई भी सत्य नहीं मानता है। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जब पृथ्वीराज चौहान जी कभी अफगानिस्तान गए ही नहीं, तो वहाँ पर उनकी कब्र कहाँ से आ गई, वहाँ पर उनकी अस्थियाँ कहाँ से आ गई, और जब वहाँ पर उनकी कब्र ही नहीं है तो कैसे शेर सिंह राणा अफगानिस्तान चला गया, वहाँ से पृथ्वीराज चौहान जी की कब्र से उनकी अस्थियाँ लेकर आ गया। तो ये पूरी की पूरी एक प्रोपेगेंडा है, पूरा का पूरा झूठ है, जो आज तक आपको, हमको, हमारे देश के बच्चों को पढ़ाया गया है। और इस झूठ को बेनकाब करना आपकी, हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैं मांग करता हूं भारत की सरकार से कि शेर सिंह राणा ने जो भी कहानी बताई है, सरकार उसकी पुष्टि करे, अफगानिस्तान की सरकार से बात करे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जी हमारे देश के बहुत बड़े गौरव हैं। और यदि पृथ्वीराज चौहान जी को लेकर जाया गया था तो भारत की सरकार को अफगानिस्तान की सरकार से बात करनी चाहिए, और जो अस्थियां शेर सिंह राणा लेकर आया है उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जिससे कि हमारे देश के जो बच्चे हैं उनको इतिहास की सही जानकारी मिल सके। आपसे मुलाकात मैं किसी और वीडियो में करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।